Good morning, student. For 12th class student, we are going to start a new unit named Chemical Kinetics. It's a very important unit for exam purpose as well as competitive examination. तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स अर्थात हिंदी में इसको रासायनिक बलगति कहते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो ये केमिकल काइनेटिक्स है क्या और इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन हम लोग करते हैं। तो केमिस्ट्री की वह ब्रांच है, तो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, स्पीड ऑफ रिएक्शंस और देयर मैकेनिज्म इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो ऐसी विज्ञान की, रसायन विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन और उसकी जो क्रिया विधि है उसका अध्ययन करते हैं, हम उस केमिस्ट्री की ब्रांच को केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। Now, in general, various reaction can be categorized into three types depending upon the reaction rates. तो रिएक्शन रेट के आधार पे हम जितने भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको हम तीन भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्लासीफाई हमने किया है वेरी फास्ट रिएक्शन, ये टाइप फर्स्ट या पहली प्रकार का है, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस अकर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। तो ये जो रिएक्शन होता है क्षणिक रिएक्शन होता है, क्षण भर में यह रिएक्शन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत तीव्र गति से, बहुत तेज़ी से ये होने वाली केमिकल रिएक्शन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl अकर इंस्टेंटेनियसली बाय एडिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में NaCl को जलीय माध्यम में अगर हम मिलाते हैं तो AgCl का हम लोगों को प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है और तथा बाई प्रोडक्ट के रूप में NaNO3 या सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। यह रिएक्शन इतनी, ये प्रेसिपिटेशन AgCl सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेशन बनता है वो इतनी तीव्र गति से बनता है कि हम ये इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू मेज़र द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन होती है इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन का होता है फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। द रेट्स ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड ईजीली। The obvious reason for the fast rate of such reaction, there's no chemical bonds are broken among these reactants। और सबसे बड़ा कारण ये होता है कि यहाँ पर कोई भी केमिकल बॉन्ड का ब्रेकडाउन नहीं होता है। ये एक प्रकार की आयनिक रिएक्शंस होती हैं। तो जो आयनिक रिएक्शन होती हैं, आयनिक रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन ईजिली। तो हम कह सकते हैं, फिर से मैं बच्चों बताऊं कि हम लोग रिएक्शन के आधार पर हम लोग तीन भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा है आपका वेरी फास्ट रिएक्शन। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ अकर वेरी इंस्टेंटेनियसली, बहुत क्षण भर में यह रिएक्शन हो जाता है। और ये रिएक्शन आयनिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम कहें AgCl का प्रेसिपिटेट बनना, जो कि आपका सिल्वर नाइट्रेट में एक्वस NaCl मिलाने से बनता है। तो इस प्रकार की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इस प्रकार की केमिकल रिएक्शंस का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मेज़र करना बहुत कठिन होता है। इस प्रकार से अब हम देखेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। दूसरे प्रकार की टाइप 2 है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अकर वेरी स्लो रेट। इस प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन है वो बहुत धीमी गति से होने वाली रिएक्शन होती है। दिस रिएक्शन में रिक्वायर मंथ्स इवन ईयर्स टुगेदर फॉर कंप्लीशन। ये रिएक्शन, इस प्रकार की रिएक्शन संपन्न होने में बहुत समय लगता है, महीनों लग सकते हैं, कभी कभी तो साल भी लग सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखें रस्टिंग ऑफ आयरन।
सब बच्चों ने 10th में आपका एसिड बेस और मेटल्स वाले चैप्टर में आपने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट टेक्स अ मंथ और इवन अ ईयर्स टू कंप्लीशन। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं अब संपूर्ण होने में, संपन्न होने में बहुत लंबा समय लेती हैं, महीनों का, सालों का लेती हैं। रेट ऑफ सच रिएक्शन आर हार्डली एनी फिजिकल इम्पोर्टेंस, और इनका फिजिकली इम्पोर्टेंस तो इन जो रिएक्शंस होते हैं इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन हार्डली फिजिकल इम्पोर्टेंस, इनका कोई ज़्यादा महत्व और भौतिक रूप से नहीं होता है। अगर हम बात कर तीसरे प्रकार की को हम कह सकते हैं मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। मॉडरेटली स्लो रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होती है ना तो इतनी फास्ट होती है कि जिस प्रकार से सिल्वर क्लोराइड का हम लोगों को प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है इंस्टेंटेनियसली, और ना इतनी स्लो होती है कि इसको महीने और साल का समय लगे। ये मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं, ये मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस इन बिटवीन वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो रिएक्शन। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती हैं वो तो टाइप 1 और टाइप 2 के बिटवीन या बीच की होती हैं। दीज रिएक्शन प्रोसीड एट मॉडरेट स्पीड विच कैन बी इजीली मेजर्ड, और ये लगभग आराम से होने वाली ये प्रक्रिया होती हैं, और इनकी जो स्पीड होती है, ये रेट ऑफ रिएक्शन होती है, उसको हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं। इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अगर हम कहें कि शुगर कैन का जो इन्वर्सन होता है और हाइड्रोलिसिस स्टार्च की होती है, वो एक प्रकार से एग्जाम्पल है इस प्रकार की रिएक्शंस का। तो इस प्रकार की रिएक्शंस होती हैं जैसे शुगर कैन आपका C12H22O11, इसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, बच्चों बताना चाहूँगा कि हाइड्रोलिसिस का मीन्स होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो एडिशन ऑफ वाटर, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर आप देख सकते हैं, एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रक्टोज में डिसोसिएट हो जाता है। तो शुगर केन होता है, शुगर केन की हाइड्रोलिसिस से हम लोगों को ग्लूकोज और फ्रक्टोज का 1 मोल प्राप्त होता है, 1 मोल प्राप्त होता है। अगर हम स्टार्च C6H10O5 का होल एन के 2 मॉलिक्यूल्स लेकर हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें n मोल मॉल्टोज जिसके C12H22O11 प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार की जो केमिकल रिएक्शंस की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शंस को हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हमने शुगर केन की हाइड्रोलिसिस करने के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिसोसिएट हो जाता है, तथा जो आपका स्टार्च होता है, ये आपका स्टार्च का फॉर्मूला है, जो स्टार्च होती है, स्टार्च आपका मोल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोलिसिस के पश्चात। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज स्पीड और वेलोसिटी with which our reactions takes place can be expressed quantitatively or qualitatively। तो हम लोग जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती हैं हम उनको 2 प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं, एक क्वालिटेटिवली और एक क्वांटिटेटिवली। तो किस प्रकार से हम क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली हम लोग स्टडी कर सकते हैं, हम देखेंगे। तो क्वालिटेटिवली अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव रेट बेस्ड ऑन सर्टेन विजुअल पैरामीटर्स लाइक डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट्स, कलर चेंज, एफर्वियंस एसेट्रा। तो क्वालिटेटिव जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको हम एक जो दिखने वाले कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कितनी मात्रा में हमारा जो रिएक्टेंट है वो डिसअपीयर हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में किस प्रकार का कलर चेंज होता है, किस प्रकार की एफर्वेंस सुगंध आती है, किस प्रकार का कलर चेंज होता है। इस प्रकार के दिखने वाले जो परिवर्तन होते हैं, दिखने वाले परिवर्तनों के माध्यम से जो हम एनालिसिस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, उसको हम क्वालिटेटिव रेट कहते हैं।
क्वालिटेटिव रेट कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि क्वालिटेटिव रेट कहते हैं, क्वालिटेटिव रेट कहते हैं द रेट एक्सप्रेस such as positive, the rate expressed such as providing attribute inclusion about the rate of reaction। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को किस प्रकार से क्वालिटेटिवली डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों क्वांटिटेटिवली रेट। तो क्वांटिटेटिवली रेट जो है वो एक केमिकल रिएक्शन प्रोवाइडिंग विच बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट डाटा एंड एक्यूरेट रेट ऑफ रिएक्शन। क्वांटिटेटिव रेट के द्वारा हम किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की जो एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी तक हम उसकी रेट के डाटा को हम स्टडी कर सकते हैं। रेट को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में बी एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग वे। जैसे हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट। तो किसी भी प्रकार से किसी भी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन में डिक्रीज होती है, तो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो डिक्रीजमेंट होती है उसके बिहाफ पर हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। नंबर 2, अगर हम कहना चाहें तो द रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। अगर किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में बढ़ रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो इस आधार पर हम भी रेट ऑफ रिएक्शन का पता लगा सकते हैं। और ये जो पता हम जो लगाते हैं वो क्वांटिटेटिवली रेट के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक क्वालिटेटिव रेट और एक क्वांटिटेटिव रेट। क्वालिटेटिव रेट में हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे पैरामीटर्स जिनके द्वारा हम विजुअली डिटरमाइन कर पाएँ, जैसे डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, कि हमारा जो रिएक्टेंट हो रहा है वो डिसअपियर हो रहा है, या फिर हमारे रिएक्टेंट का कलर जो चेंज हो रहा है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई एफरवेंस प्रोड्यूस हो रहा है। द रेट एक्सप्रेस सच प्रोवाइड आर्टिफिशियल इंक्लूजन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शंस। तो इस प्रकार से हम लोग पता लगा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव रेट की, तो क्वांटिटेटिव रेट में हम एक्यूरेसी तक पता लगा सकते हैं, और ये पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से द रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है और आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ होता है, वो आपका कहलाता है। उसके माध्यम से हम लोग किसी भी रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम बच्चों एक एग्ज़ाम्पल देखना चाहें तो सब बच्चे देखेंगे ये एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पर हम लोग एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक रिएक्शन को हम कंसीडर करते हैं। लेट कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन मान लेते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम है वो रिमेन कांस्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो रिएक्टेंट है, R से रिएक्टेंट और P से आपका प्रोडक्ट, R से रिएक्टेंट और P से प्रोडक्ट आपका कन्वर्ट हो रहा है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपका कन्वर्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होने में, सपोज़ कीजिए जो आपका एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का 1 मोल से 1 मोल आपका प्रोडक्ट बन रहा है। फिर से बच्चों ध्यान से देखेंगे, सपोज़ कीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस में आपका सपोज़ कीजिए कि 1 मोल आपका रिएक्टेंट 1 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सपोज़ कीजिए कि अगर हमने मान लिया कि इफ़ R1 and P1 are the concentration of R and P respectively at the T1 time। अगर हम मानते समय को हमने प्रारंभिक समय मान लिया हमने T1, तो प्रारंभिक समय जो T1 था, प्रारंभिक समय T1 पर हमने
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मान ली R1 और आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मान ली हमने P1। तो यहाँ पर उम्मीद है बच्चों को ये यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी कि कोई भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन एट T1 टाइम इज़ R1 एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो है आपकी P1। तो लेट कुछ समय पश्चात, अर्थात अगर हम कहें कि T2 समय पर उसकी जो कंसंट्रेशन है, जो T2 कंसंट्रेशन है, T2 समय पर उसकी जो कंसंट्रेशन है, इट बिकम्स R2 एंड P2। तो T2 समय पर R2 और P2 हो जाती है। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, हाउ मच रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट विद इन टी टाइम। तो टी समय में हमारा कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा टी निकालें, क्योंकि डेल्टा टी तो निकालना पड़ेगा कि हमारा कितने समय में होगा, तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फाइनल टाइम है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और आपका अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज R2 माइनस R1। इसी प्रकार से अगर हम कहें चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये होगा आपका P2 माइनस P1। और यहाँ पर बच्चों याद रखना कि यहाँ पर जो आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये आपका डेल्टा और ये R, तो यहाँ पर ये स्क्वायर जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट आपके कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। सब वैसे बच्चे जानते हों, लेकिन फिर भी मेरा बताने का फर्ज बनता है। तो जो डेल्टा स्क्वायर जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट इज डिनोटेड कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1। तो इस प्रकार से, तो अगर हम कहेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि कितनी मात्रा में आपका जो रिएक्टेंट है वो डिसअपीयर हो जाता है, उसको निकालने के लिए डिसअपीयर कितना होगा, डिसअपीयर उतना ही होगा जितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी होगी विद इन टाइम। तो जितना एकांक समय में, जितने समय में उसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी होगी, वही उसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीजमेंट होगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R को हम लोग डिनोट कर सकते हैं डेल्टा R, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इन डेल्टा T। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि जब रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा तो प्रोडक्ट अपीयर होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। क्योंकि जब तक आपका रिएक्टेंट खर्च नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो यहाँ पर रिएक्टेंट आपका डिसअपीयर होगा और जो प्रोडक्ट है वो आपका अपीयर होगा। तो रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द P इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द P, अर्थात जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन में विद इन टाइम जो इंक्रीजमेंट होगा, जो वृद्धि होगी, उसको हम कहेंगे आपका रेट ऑफ अपीयरेंस। यहाँ पर आप सब बच्चे देखोगे जो डिसअपीयरेंस होता है उसको हम, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है इसलिए हम इसको माइनस साइन से डिनोट करेंगे, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम इसको पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रेट इन द कंसंट्रेशन ऑफ P, रेट in concentration of P upon time is equals to plus आपका concentration of product, change in concentration of product upon change in the time। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिवली हम किसी भी रिएक्शन की रेट को एक्यूरेसी तक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। जितने भी बच्चे हैं ऑनलाइन कल फिर जुड़े हमसे, तो कल और एक विशिष्ट टॉपिक के साथ हम लोग प्रस्तुत होंगे।